मध्यकालीन भारत में, जिसकी आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, कल थोड़ा सा बताया ही था कि सबसे पहले गजनवी के आक्रमण के बारे में देखना था। गजनवी का आक्रमण कब का था? महमूद गजनवी क्या? गजनवी कहां का रहने वाला था? अफगानिस्तान, अफगानी। नाम ही, प्रदेश का नाम ही गजनी था। हाँ, महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया। 11वीं शताब्दी मतलब 1025 के आसपास की बात हो रही है। सन 1001 में महमूद ने हिंदू शाही वंश के जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया। पेशावर के राजा कौन थे उस समय? जयपाल। 1001 की बात हो रही है। सन 1008 में बैहिंद के युद्ध में महमूद ने जयपाल के बेटे आनंदपाल को भी हरा दिया। 1001 और 1008 इन दोनों युद्धों में गजनवी की जीत हुई। सन 1025 में महमूद ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की संपत्ति लूट ली। इतिहास में जो काल है उन कालों को ध्यान में रखना है कि महमूद गजनवी भारत में आक्रमण के काल किस प्रकार क्रम से सजाए जा सकते हैं। क्रम से सजाने का मतलब उसका काल क्रम एग्जाम्स में आ सकते हैं। महमूद के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य लूट था। भारतीय आक्रमणों को उसने जिहाद की संज्ञा दी तथा स्वयं को बुत शिकन यानी मूर्ति तोड़ने वाला कहा। बुत माने मूर्ति होता है, शिकन मतलब तोड़ने वाला। तो बुत शिकन की उपाधि खुद को दे दिया अपने आप के लिए। महमूद की सेना में सेवंत राय और तिलक राय जैसे दो हिंदू उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति थे। ये दोनों भारतीय, कल मैंने इनका नाम लिया भी था। सेवंत राय और तिलक राय दोनों अपने भाई, सगे भाई। महमूद के भारत आक्रमण के पीछे 1025 में वही दोनों लोग कारण थे। उसके बाद आते हैं किसके बारे में? किसी के बारे में बहुत डिटेल नहीं जाननी है, जितना आवश्यक है उतनी बातें, और जितना आवश्यक है मतलब एग्जाम्स में वही याद। मोहम्मद गौरी, ये गोर प्रदेश का शासक हुआ करता था। इसका बड़े भाई का नाम था शिहाबुद्दीन गोर। तो चूंकि गोर प्रदेश के रहने वाले थे इसलिए टाइटल क्या लगा लिया? गोरी। भारत में गोरी का मतलब कुछ और ही होता है। क्या होता है? क्या? कौन से दुनिया में जीते हैं? गोरी लड़की या औरत को कहा जाता है। हाँ, तो मोहम्मद गोरी गोर प्रदेश का शासक, अफगानिस्तान का ही, और इसके बड़े भाई का नाम शिहाबुद्दीन। गोर प्रदेश के शासक के रूप में शिहाबुद्दीन अपने बड़े भाई को छोड़ के क्षेत्र विस्तार के नाम पर यह निकल पड़ा, और इसका टारगेट कौन था? भारत। सबका टारगेट भारत। गोर के शासक गियासुद्दीन बिन गोर, दोनों के पापा का नाम है गियासुद्दीन बिन गोर, ने खुसरो शाह को पराजित करके जहांसोज की उपाधि धारण की। ये जहांसोज एग्जाम में एक दो बार देखने को मिला है। जहांसोज की उपाधि धारण किसने किया था? गियासुद्दीन बिन गोर नाम है, इन्होंने जहांसोज की उपाधि धारण की। उसके भाई मोहम्मद गौरी ने सन 1175 में भारत पर आक्रमण किया। शिहाबुद्दीन गोर नाम था, गयासुद्दीन बिन गोर लिखा हुआ है। बिन का मतलब है कि वो इनके पुत्र हैं। किसी के नाम के बीच में बिन लगा है तो एक पापा का नाम, एक पुत्र का नाम, बीच में शब्द होता है बिन। मतलब गोर पुत्र हैं किसके? गयासुद्दीन के। और उनका वास्तविक नाम क्या था? शिहाबुद्दीन गोर। और उसके भाई मोहम्मद गोरी। 1175 में भारत पर आक्रमण किया। किसी भी नाम के बीच में बिन लिखा रहे तो समझिए एक तरफ पापा है, दूसरी तरफ बेटा का नाम है, दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम में भी देखते हैं ना, इसमें नहीं है। अच्छा हाँ, इतिहासकारों के नाम में जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, उसमें बिन का नाम आता है।
मोहम्मद बिन कासिम। हाँ, ये जो शब्द है बिन का मतलब ही है कि वो उनके पुत्र हैं जिनका नाम पहले है। तो उस मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया था पंजाब के क्षेत्र में। छोटा सा क्षेत्र था उस समय, पंजाब को जीतना आसान भी था। 1175 में हमला किया और जीत गया। उसके बाद 1192, हालांकि 1191 में एक और युद्ध हुआ जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की बुरी हार हुई। हार का कारण हार के कारणों को क्यों नहीं जानते हैं इतिहास में इन चीजों को? हार का प्रमुख कारण था कि अफगानिस्तान से जितना ट्रेनिंग लेके और ये सब सेना को लेकर आया था, घोड़े लेकर आए थे, इनके घोड़ों ने कभी हाथी देखा ही नहीं था। और हाथी जो आई, हाथी सेना पृथ्वीराज चौहान की, उन हाथियों का जो चिघाड़ था, घोड़े ने उससे डर गए। चिघाड़ मतलब हाथी कितना जोर चिल्लाता है, उस चिघाड़ से घोड़े डर गए। आदमी गिरा के अफरे तफरे भागना शुरू किए एकदम, क्योंकि उन्होंने कभी हाथी देखा नहीं। इतना बड़ा जानवर देख के डर गए, क्या चीज है। किसी भी जानवर के लिए कोई नया जानवर सामने आ जाना जिसको कभी देखा ही ना हो, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। यही हुआ मोहम्मद गौरी के साथ। सेना ट्रेंड थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब युद्ध के मैदान में उतरा और उधर से उसकी गज सेना चली और हाथियों के चिघाड़ जो आने शुरू हुए, आदमी को घोड़े ने अपने ऊपर से गिराया और दौड़ भाग के पता नहीं कहां सारे घोड़े भाग गए। यहां तक कि मोहम्मद गौरी का भी घोड़ा गायब। सब पैदल भागे थे आखिरी समय में। और पैदल भागने के पीछे एक और छोटी सी घटना बीच में आती है कि वो अप्रैल का समय था, मुझे लग रहा था कि लोग गेहूं वगैरह काट रहे होंगे। उस दौरान उनके हाथ में कुछ ना कुछ हथियार होगा, गेहूं काटने के लिए होता है ना, हसुआ या उसके जैसी कोई सामग्री जो उस समय होती थी, वो सब लिए हुए अपना काम कर रहे थे। और ये भागने के क्रम में जो रास्ता जहां से मिला लेके भागना, खेतों के बीचों बीच होके भाग रहे थे। 4 आदमी थे गौरी के साथ, एक उसका सेनापति, एक प्रमुख और एक धार्मिक गुरु। 4 लोग वहां से भाग रहे थे। सफेद कपड़ा पहने, बड़ी सी दाढ़ी रखे हुए, पगड़ी बांधे हुए अजीब सा आदमी, जो हिंदुस्तान के कल्चर से संबंधित नहीं था। कोई भी एक बार देखे तो कौन आ गया है, अजीब सा दिख रहा है। गांव के लोगों ने उसको देखने के लिए खेतों में जो बैठ के काट रहे थे उठ के खड़े हो गए। अब कई लोग खेतों में काम कर रहे थे, खड़े हो गए। ये देख के डर गए, लो अब तो मेरा कल्याण। कहीं से उधर से बच के आए थे, ये सब लोग हथियार लिए हुए हाथ में खड़े हैं। तो वो किसी भी तरह आगे बढ़ा, एक भैंस चराने वाले से उसकी लाठी छीन ली। कहा कि अगर लोगों ने हमला किया तो कम से कम सेल्फ डिफेंस तो कर सकें। सेल्फ डिफेंस के नाम पे एक छोटा सा लाठी लेके अपने हाथ में, और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, डरे हुए कि कहीं लोग दौड़ के मेरे पास ना आ जाए मारने के लिए। फिर देखा कि लोग आराम से देख लिए कौन है, आपस में बातचीत कर लिए और बैठ के अपना काम करने लगे। एक संकेत मिला उससे कि यहाँ के रहने वाले वासी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इनको लगता है कि युद्ध करना, लड़ाई करना राजा का काम है, किसी को भगाना राजा का काम है, ये मेरा काम नहीं है। कुछ बात समझ आई? 2 मिनट में इन्होंने संकेत दे दिया कि आप आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां कोई भी आ सकता है। अगर वही 4 लोग या 8 लोग, 10 लोग दबे पांव ही अपने हथियार लेके 10 कदम आगे बढ़ जाते तो उसको दौड़ के भागना पड़ता और शायद दोबारा हिम्मत नहीं करता आने की। कितनी बड़ी गलती हुई, क्योंकि यहां के लोगों को कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे राजा कौन है। इस बात का संकेत दे दिया और उसने 1191 में किसी तरह खेत खलिहानों को पार किया, जंगलों में महीनों रहा, घास पात खा के जिंदा रहा सफर करने के क्रम में। अफगानिस्तान पहुंचना इतना आसान तो नहीं है, पैदल, वो भी महीनों लगा उसे अफगानिस्तान पैदल पहुंचने में। और जब वो वहां पहुंचा, अपनी सेहत को ठीक किया, आराम किया, उसके अगले महीने अपने काम पे लग गया, 1192 के काम पे। और 1191 में इस तरह से युद्ध जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, पूरे साल जश्न मनाया कि हम जीत गए। पूरा 1 साल जश्न में डूबा रहा, हथियारों को जंग लग गए, सेना अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाई, और उसी बीच में विवाह भी कर लिया। अपने किसी रिश्तेदार से ही शादी कर ली थी, कहा जाता है कि फुफेरी बहन लगती थी कि पता नहीं क्या थी, उससे इन्होंने विवाह कर लिया, वो भी जबरदस्ती मंडप से उठा के लाके।
ये सच्ची घटना है, फिल्मों में दिखाया जाए किया जाए वो सब नहीं है। तो एक साल इधर ये गलती हुई कि एक झूठी जीत का जश्न मनाते रह गए जो कोई युद्ध के रूप में नहीं हुआ। बस ये पता चला कि आप जीत गए, इतना ही पता था, युद्ध जैसी कोई घटना नहीं हुई। और दूसरे तरफ वो जाके अपने घोड़े को ट्रेन करना शुरू किया, मिट्टी के हाथी बनवाए, बड़े बड़े पुतले, और उस पर एक आदमी को चढ़ाकर हाथी जैसा चिघार निकलवाता था, और धीरे धीरे घोड़ों को अभ्यस्त करवाया कि तुम्हें इससे डरना नहीं है, मिट्टी के हाथी बनवा के। और घोड़ा उसके अगल से बगल से नीचे से ऊपर से कहीं से भी निकलने लगे, डर खत्म हो गया। तब 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, और तब इस बार जो इसके घोड़े नहीं डरे, इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, और फाइनली पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, और बंदी बनाते ही अजमेर पर कब्जा। अजमेर के राजा हुआ करते थे, अजमेर से इन्होंने राजधानी दिल्ली लेके कर दिया। तो 1192 हिंदुस्तान के लिए अच्छा दिन नहीं रहा, कब्जा कर लिया और आगे बढ़ गया। उसके बाद भी छोटी सी एक घटना है कि ये तीर चलाने में बहुत ही माहिर व्यक्ति थे, पृथ्वीराज चौहान। चौहान को चाहवान भी लिखा जाता है, अलग नहीं समझना है। इस युद्ध में जीत के बाद जब उसे बंदी बना लिया गया, तो बंदी बना लेने के बाद भी उसे राज उगलवाने के लिए कि कौन चीज कहां है, खुफिया बातें बताओ, इस चक्कर में उसकी उंगलियां काट दी गई, आंख फोड़ दिए गए, बहुत सी घटनाएं हुई। मतलब बर्बरता अपना लिया गया। उसका अपना पृथ्वीराज चौहान का जो अपना दरबारी कवि था वो भी उसके साथ था। कौन? चंद बरदाई। चंद बरदाई पृथ्वीराज के साथ साथ ही रहा, मरेंगे तो साथ, जिएंगे साथ, दोस्ती वाली बात थी। कहा कि आप जेल हम भी जेल, आप पकड़े गए हम भी पकड़े गए, हमने अपने आप को सौंप दिया। तो आंखें भी फोड़ दी गई, मतलब निकाल दी गई, उंगलियां एक दो काट दी गई थी, कुछ राज निकलवाने के चक्कर में। वो एडमिनिस्ट्रेटिव अपने कुछ दस्तूर होते हैं, लोग अपने करते हैं। तो उसके बावजूद भी इसने मोहम्मद गौरी को चैलेंज कर दिया कि भले ही तुमने मेरी आंखें निकाल दी हो, मेरी उंगलियां काट दी हो, लेकिन अगर मुझे आज भी मौका मिला तो तुम्हारे सीने में तीर आर पार कर सकता हूं, मौका मिलने की बस देर है। कहा इतना कॉन्फिडेंस संभव नहीं है। भरी महफिल में चूंकि उसने कह दिया था कि मुझे मौका मिला तो तुम्हारा सीना चीर देंगे, यह बात मोहम्मद गौरी को लग गई ईगो के तौर पे। कहा कि इसको मौका दिया जाए, देखते हैं एक अंधा क्या कर सकता है। यही सोच के मौका दिया। भरी दरबार में सब लोग वैसे ही बैठे हुए थे, मोहम्मद गौरी एक अपना इस पे लेके सिंहासन पे ऐसे बैठे हुए थे, और सामने उसको लाया गया, और लाने के बाद उसके हाथ में तीर और कमान दोनों थमा दिया गया कि लो तुम चलाओ, देखते हैं कहां चलाते हो, राजा तुम्हारे सामने है, बिल्कुल ऐसा बता दिया गया। उसी दौरान उसको कैसे मारना है चंद बरदाई ने अपने पोएटिक अंदाज में शानदार तरीके से बताया। कितनी दूरी पर वो बैठा है, किस दिशा में बैठा है, कितनी हाइट है, किस स्पीड से तुम्हें तीर चलानी है, निशाना कैसा होता है, इन सब चीज को एक पोएट्री में कह दिया, किसी को पता नहीं चला बता क्या रहा है, पोएटिक अंदाज में। और उसके अंत में एक ही वो लाइन था, हम लोग को याद ही नहीं रहता है, चूको मत चौहान, 4 बांस 24 गज, अंगुतलस प्रमाणित, ऐसा ही कुछ था। मतलब पूरा ऐसा कहा कि अफगान के लोगों को वो भाषा समझ में ना आए कि उसने बोला क्या है। और अंत में उसके शब्द यही थे कि बस मौका मिल गया है, चूको मत चौहान। उसने बिल्कुल निशाना साधा, बिल्कुल सीधा किया और तीर चलाया। तीर चलाने के बाद जैसे आदमी सामने बैठे हुए, इसको भी डर हो गया कि इतना सीधा कैसे दिख रहा है, आखिर इसको पता कैसे है कि तीर का निशाना बिल्कुल मेरे सामने दिख रहा है। अब उसने तीर चलाया भी, इसने सर ऐसे किया, बिल्कुल यहां से चीरते हुए कान वान सब करके निकल गया। अगर वो सीधा रहता तो गर्दन के आर पार हो जाती। इतना सटीक निशाना, अंदाजा नहीं लगा पाते थे कि एक अंधा आदमी ऐसा भी कर सकता है। मोहम्मद गौरी का गाल का कुछ हिस्सा और कान को चीरते हुए तीर निकल गया, क्योंकि इसने खुद को बचाने के लिए झट से झुका, क्योंकि तीर एकदम सामने थे। सेकेंडों में रिस्पॉन्ड किया, बच गया। बच गया तो कहा इसको जल्दी मारो, खत्म करो, इसको हटाओ, नहीं तो पता चले फिर कुछ कहेगा और उसके बाद हमारा काम तमाम कर दे। कहा इसका कोई भी बात नहीं मानना है, कोई चैलेंज नहीं, इसको अभी के अभी ले जाके खत्म करो, नासूर बन जाएगा ये लोगों के लिए। और फाइनली चंद बरदाई और
पृथ्वीराज चौहान दोनों को मार दिया गया और उनकी लाशों को आम लोगों को दफन करने को दे दिया गया था। जलाने का काम तो नहीं हुआ, लेकिन दफन कर दिया गया था। और उसी समय से भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हो गई। तुर्क सत्ता कौन? तुर्की के लोग। इसके सत्ता में, मोहम्मद गौरी की सत्ता में जो सबसे प्रमुख बड़े व्यक्ति थे, जिसे अमीर कहा जाता था, इतिहास में पढ़ते होंगे शब्द अमीर। अमीर का मतलब वो सब तुर्की लोग थे जिनके मशवरे पर पूरे राजकाज का काम चलता था। तुर्की के लोग ही क्यों? अफगानिस्तान के साथ तुर्की के लोग शामिल क्यों थे? क्योंकि एक वक्त था तुर्की के पास, उस समय की बात कर रहे हैं, जब 3 महादेशों पर इसकी हुकूमत थी। देश नहीं, महादेश। एशिया, अफ्रीका और यूरोप, 3 महादेशों पर अकेले कब्जा जमाए हुए तुर्की सत्ता के लोग थे। और उस सत्ता का नाम बाद में रखा गया खिलाफत उस्मानिया, उस्मानिया सल्तनत। तो उसी से सारे लोग राजकाज कैसे चलाया जाए उसका मशवरा लेते थे, और उसी समय से तुर्की सत्ता की नींव भारत में पड़ गई। इसलिए भारत और तुर्क के रिश्ते आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले थे। अब चूंकि ये कहानी खत्म हुई, उसके बाद इसने क्या किया? 1192 में जाते जाते अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का खरीदा हुआ गुलाम था, उस समय गुलामों की खरीद बिक्री होती थी, तो उसको यहां का दिल्ली का राजकाज का काम सौंप कर और वापस अपने गोर प्रदेश निकल पड़ा। कहा कि यहां का शासन तुम संभालो, मैं वहां जाता हूं, वहां से किसी और जगह का फिर प्लान करूंगा, मेरा काम है युद्ध जीतना, क्षेत्र विस्तार करना, तब तक तुम दिल्ली संभालो। दिल्ली दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि एक गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ गया। दिल्ली में जो पहली सत्ता की स्थापना हुई उसका नाम क्या रखा गया? गुलाम वंश। इसलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक खरीदा हुआ गुलाम था, जिसको राजकाज का काम सौंप दिया गया। अब हुआ क्या कि ये यहां से निकल पड़े अफगानिस्तान जाने के लिए। रास्ते में जो पेड़ पहाड़ वाले क्षेत्र थे, उस समय अचानक जो वहां की जनजातीय लोग थे, खोखर कहा जाता था, उन्होंने हमला कर दिया, और खोखरों ने हमला करके मोहम्मद गौरी को वहीं समाप्त कर दिया। तो इधर पूरी तरह शासन किसका हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को उसी दिन से स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया जिस दिन मोहम्मद गौरी मरा। क्योंकि जब हमारा आका ही नहीं रहा जो मुझे खरीदा था, तो अब मैं स्वतंत्र हूं। अगर वो मुझे किसी और को बेच के जाता तब तो समस्या होती। स्वतंत्र रूप से उसे देके चला गया। तो दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे अब, उसके उत्थान और पतन सबको। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की मृत्यु के उपरांत स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, मतलब अब मैं किसी का गुलाम नहीं रहा। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद की स्थापना की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये नाम मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस में देखने, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहां है? तो दिल्ली। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इतिहासकार मिनहाजुस सिराज का नाम सुना होगा, मिनहाज लिखा है, मिनहाज उस सिराज ऐसा पूरा नाम है। उन्होंने इसे दानशीलता की वजह से, चूंकि बहुत ज्यादा लोगों में ये दान पुण्य का काम करता था, तो चूंकि गुलाम था तो वो गुलामों की हालात को समझता था, तो ये उन लोगों में दान का काम बहुत ज्यादा करता था। दानशीलता की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। हातिम का मतलब ये लोगों की भलाई करने वाला। हातिम ताई फिल्म नहीं देखते हैं? हाँ, वही चीज है। इसको भी हातिम द्वितीय कहा गया क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और इसे उपाधि क्या दी गई? लाख बख्श। मुझे लगता है कि ये जो शब्द है कई बार देखने को मिले हैं। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुछ लोग समझते हैं कि राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपने नाम पे कुतुब मीनार बनवा दिया। नहीं, उसके जो फिलोसोफर, जो गुरु थे, क्या कहते हैं उसको? कौन सा गुरु? अरे वो धार्मिक गुरु होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक गुरु। कुतुबुद्दीन ऐबक के आध्यात्मिक गुरु का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण का काम इसने शुरू करवाया। काम खत्म इससे नहीं हुआ, इसने काम को शुरू करवाया। इसका श्रेय किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को।
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक का मतलब दिल्ली तो इसने कब्जा कर लिया, काम भी किए, लेकिन उसका विस्तार, फैलाव और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम ढंग से नहीं कर पाया था। इल्तुतमिश ने एडमिनिस्ट्रेशन को ढंग से संभाला और पूरी दिल्ली को सुदृढ़ करने का काम किया। इसलिए वास्तविक संस्थापक का नाम किसको जाना जाता है? इल्तुतमिश। उसने अपने काल में गुलामों का संगठन बनाया जिसे तुर्राने चिहलगानी कहा जाता है। गुलामों का संगठन क्या कहलाया? उनका कोई नहीं होता था गुलामों का, तो उनको लेकर सेना में भर्ती करके या कोई चीज बना के लोगों की भलाई के लिए उनका प्रयोग किया। गुलाम उन्हीं को कहा जाता था जिनके वंश में या उनके परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो, और उन सभी गुलामों को मिला के एक संगठन बना दिया जिसे तुर्राने चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। मेडाइवल हिस्ट्री में अगर कोई चीज सबसे खतरनाक है तो ये फारसी के शब्द हैं और उनके दी गई उपाधियां हैं। इतनी लंबी चौड़ी उपाधि धारण करते हैं कि उसका नाम याद करते करते सुबह से शाम हो जाए। इल्तुतमिश पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खुद अरबी सिक्के चलवाए। जो अरब में सिक्कों का प्रचलन था वैसा ही सिक्का जिसे दीनार कहा जाता था वो यहां चलवाए। यह सल्तनत काल का प्रथम शासक था। दिल्ली काल को सल्तनत काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1229 में बगदाद के खलीफा के शासन की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई। मतलब ये अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन के अनुसार राजा मानता था। कहता था कि नहीं, मुझे राज करने की उपाधि या स्वीकृति किससे मिला है? खलीफा से। तो मेरा राजकाज करना या इस पद पे होना बाकियों से ज्यादा बेहतर है। जैसे कोई अपने आप को डायरेक्ट कहे कि मैं ईश्वर का ही दूत हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं, वही बात है। यहां पे कहा कि मैं खलीफा से स्वीकृति प्राप्त करके आया हूं कि मुझसे बेहतर कोई राजा इस क्षेत्र के लिए नहीं हो सकता। उसने सुल्ताने आजम की उपाधि प्राप्त की थी, मतलब सुल्तानों में सबसे बेहतर, सुप्रीम। उसी को फारसी भाषा में आजम कहा जाता है। मुगले आजम सुने हैं? जो मुगलों में सबसे सुप्रीम आजम हो, यानी अकबर के समय का काल, तो वैसे ही है। सुल्ताने आजम मतलब सुल्तानों में सबसे सुप्रीम, सबसे बेहतर। दिल्ली सल्तनत में या सल्तनत काल में उसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री रजिया बेगम 1236 से 40 के बीच 4 साल के लिए ही रही थी। तो उसने सबसे पहले सत्ता पर अपनी दावेदारी को प्रस्तुत किया, क्योंकि पुत्र उनका जो था वो काफी छोटा था, अल्प वयस्क था, और रजिया मैच्योर थी। वो चाहती थी मैं सुल्तान बनूं। इसका नाम था रजिया बेगम, लेकिन राजा बनते ही नाम क्या हो गया? रजिया सुल्तान। कहा जाता है कि उस जमाने में पहली ये महिला है जिसने पुरुषों के रूढ़िबद्धता को तोड़ के सामने प्रस्तुत हुई कि राज आप ही नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। और ये कहां से आया इसके दिमाग में ख्याल? क्योंकि तुर्की सत्ता का यहां शासन था और तुर्क में मेल और फीमेल के बीच डिफरेंस नहीं होता था। जो काबिल है, जो आगे है, वो बनेगा। ये सोच के साथ तुर्क के लोग काम कर रहे थे और उसी कॉन्सेप्ट पर इसको राजा बनाने की बात की। यहां की इंडिया के लोगों ने इसका सपोर्ट नहीं किया। 1236 में कई बार उसने अपने आप को राजा बनाने के लिए कहा, लेकिन उसके छोटे अल्पवयस्क भाई को राजा बनाकर और रजिया बेगम को उसका संरक्षण दे दिया गया था कि तुम्हारे संरक्षण में रहेगा, राजा तुम नहीं हो सकते, तुम्हारा भाई ही रहेगा, भले ही वो छोटा है, और तुम उसका क्या करना? देखभाल, संरक्षण करना है। रजिया बेगम ने 1236 में दिल्ली में एक मस्जिद में जहां नमाज हो रही थी, मस्जिद का मतलब वो जामा मस्जिद नहीं था, बना ही नहीं था उस वक्त, एक सामान्य मस्जिद जहां नमाज हो रही थी, उस मस्जिद के प्राचीर पर चढ़ के लोगों को संबोधित करके लंबा एक भाषण दिया 15-20 मिनट का, और लोगों को अपने पक्ष में ले लिया, दिल्ली की जनता को। और दिल्ली की जनता ने अमीरों पर दबाव देकर राजा किसको बनाने के लिए प्रेषित किया? लेकिन जो वहां के पहले से मंत्री थे, उन मंत्रियों में एक भी उनका सपोर्टर नहीं था कि इनको राजा बनाया जाए। लेकिन दिल्ली की जनता के प्रभाव से, सपोर्ट की वजह से रजिया बेगम 1236 से 40 के बीच राजा बनी। 1236 में राजा बनने के बाद कहा जाता है वो लड़कों के पोशाक में आती थी, जो किसी को पसंद नहीं था।
महिलाओं से कितनी समस्या हो सकती है और किस किस बिंदु पर, वो एक पुरुष ही जान सकता है। पहले राजा बनना मुश्किल था, बन गए तो वो लड़कों की तरह पैंट शर्ट पहन के पगड़ी लगा के आती थी, उससे समस्या। घोड़े पर चढ़ती थी, उससे समस्या। बड़ी समस्या है ये तो। राजा है तो वो अपने अधिकार, अपने हिसाब से जिएगा सब कुछ। तो उसको राजा बना दिया गया, लेकिन उसको सारे चीज हक में उसके दिए जाने के खिलाफ थे सारे लोग, लेकिन उसने अपनी मर्जी से किया, कहा कि राजा मैं जो चाहे करूंगा। 1237-38 के बीच कई छोटे छोटे जगहों पर कुछ राज्यपालों ने, गवर्नर ने देखा कि चूंकि दिल्ली में एक महिला का शासन है, तो बोला एक महिला के अंदर में हम राज्यपाल का काम नहीं कर सकते। उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। एक आध दो युद्ध में ये खुद भी गई, उनको दबाया, वापस उनको मजबूर किया, ये कह के कि ताकत और युद्ध में हम तुमसे कमजोर नहीं है, दिल्ली की सल्तनत सही हाथों में है, घबराओ मत, तुम राजकाज का काम यहां करो। लेकिन एक ऐसा आदमी था जिसको यहाँ के सब नेताओं ने मिलकर, नेता का मतलब मंत्री लोग, उसको उकसाया था, और इतना दूर था वो दिल्ली से कि इसको जबरदस्ती वहां भेजा गया। और भेजने के बाद वहां चाल पहले ही चल के रखा हुआ था, गई तो बंदी बना लिया गया, और उसको वहां बंदी बना लिया गया। दिल्ली में घोषित कर दिया गया कि गवर्नर से जिस युद्ध में वो गई थी वहां मारी गई, अब वो वापस नहीं आनी है। तो इसका जो भाई था उसे वापस राजा बना दिया गया। अब वो वहां कैद है, ये यहां राजा बना दिया गया। अब उसे जब ये पता चला कि राजकाज मेरे हाथों से छिन गया, वापस भाई को मिल गया, तो करे तो क्या करे, दिल्ली वापस लौटना था। तो जिसने उसे बंदी बनाया था उसके साथ साठगांठ करके निकाह कर लिया, उसी के साथ, कि भाई तुम मेरे साथ निकाह कर लो, वैसे भी मेरी नई शादी हुई है, और चलो दोनों मिलकर दिल्ली संभालेंगे। इस बात पर वो भी राजी हो गई, बात सही है। निकाह हो गई, वहां से लौट रहे थे, उसके सेना के साथ वापस आ रहे थे। जैसे ही यहाँ के मंत्रियों को पता चला, रास्ते में सेना भेजकर उसके पूरी सेना को, हस्बैंड वाइफ सबको वहीं खत्म, रास्ते में ही। दिल्ली पहुंचना ही नहीं दिया रजिया सुल्तान। फाइनली 40 में वो क्या हो गई, खत्म, दिल्ली तक पहुंच नहीं पाई। यानी षड्यंत्र कितना खराब होता है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। और षड्यंत्र क्या था, कारण क्या था, राजा नहीं, एक महिला होना। एक महिला कैसे राजा हो सकती, इतनी रूढ़िबद्धता को तोड़ के वो वहां पहुंची थी, पढ़ी लिखी भी थी, राज और सत्ता के बारे में इल्तुतमिश से बहुत कुछ सीखा भी था, और कहीं से उसमें कमी नहीं थी। कमी बस यही थी कि वो एक महिला थी, जिसका सपोर्ट लोगों ने नहीं किया। इस बात से अंदाजा लगता है कि अगर महिलाओं को सपोर्ट कर दिया जाए तो राष्ट्रपति मुर्मुर बन जाती है, पॉसिबल है। इल्तुतमिश ने अपने काल में तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। इसके पहले भी तांबे के सिक्के चलते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं चलते थे। अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश ने राजधानी अपने कहां बना कर रखा था पहले, लाहौर। वापस उसने दिल्ली स्थानांतरित कर लिया, और भारत में प्रथम मकबरे का निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। मकबरा, भारत का पहला मकबरा, जो कि एक तुर्की आर्किटेक्ट पर आधारित था, पहला मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनाया था। इसके अलावा अजमेर में मस्जिद का निर्माण इसी ने करवाया, इल्तुतमिश। मकबरा का मतलब क्या होता है, हाँ, मरे हुए आदमी के कब्र के ऊपर एक शानदार रचना आर्किटेक्ट बनाना मकबरा कहलाता है। ये पहला आदमी है जिसने अपने जिंदा रहते हुए मकबरा बनवा लिया था कि हमको इसी में लाके दफन करना, और मकबरा बनाने का श्रेय सबसे पहले इसी को जाता है। सबसे पहला मकबरा भारत में इसी ने बनवाया था, और उसके बाद ये परंपरा सी चल पड़ी थी। बातें याद रहेंगी, कहानी समझ में आ रहा है, पक्का है? ऐसा लग रहा है कि मेरा इतिहास पढ़ना सफल हो गया। 8 साल पहले पढ़े थे, 8 या 9 साल हुआ होगा पढ़े, ज्यादा दिन नहीं हुए। बलबन 1266 से 1284। अगर दिल्ली सल्तनत में कोई सबसे खतरनाक और पागल किस्म का राजा था तो वो यही था, और पागल होने के साथ साथ सबसे अच्छा में भी देखा जाए तो यही था, सबसे अच्छा और शांत। इसके समय में किसी ने विद्रोह ही नहीं किया था, ये कहीं युद्ध लड़ने नहीं गया था। इसके पूरे शासन काल में 1266 से 84 के बीच किसी एक व्यक्ति ने विद्रोह नहीं किया था। तो सोचिए कितना शांत शासक रहा होगा। बस एक छोटी सी घटना तुगरील खान की मिलती है, जो एक जगह एक छोटा सा विद्रोह किया था इसके काल में ही, तुगरील खान नाम था उसका।
तो बलबन का समय अब शुरू होता है, देखते हैं। इलवरी जाति के बलबन बलबनी वंश की स्थापना कर दी 1266 में। दिल्ली सल्तनत को इसने पूरी तरह खत्म कर दिया 66 आते आते। और कहा जाता है कि बलबन ने दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी सुल्तान था रुकनुद्दीन फिरोज ऐसा करके कुछ नाम था, उससे अपनी बेटी का विवाह किया। बलबन अपनी बेटी का विवाह किया तो राजा इसका दामाद हुआ। सत्ता पर कब्जा करने के लिए दोनों को बंदी बना लिया। बलबन ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए दिल्ली पर अपने दामाद और अपने बेटी दोनों को बंदी बना के और किसी ऐसे जगह रख दिया जहां से वो कभी बाहर नहीं निकल सकते, संरक्षण में। वो जो राजा हुआ करता था वो टोपी बुन के सुबह से शाम तक जितनी टोपी बुनता उसको मार्केट में बेचा जाता, जो पैसे प्राप्त होते उससे रात का खाना चलता था। इतना मजबूर कर दिया था जिंदगी को, मतलब ऐसा बनाने के लिए। 1 रुपये का सपोर्ट नहीं राजा होने के बावजूद भी, और पूरी राजकाज अपने हाथ में ले लिया। ससुर जी, ऐसा ससुर किसी को ना मिले। उसकी बेटी जिसने कभी जिंदगी में किचन में कदम नहीं रखा था, कभी वो खाना नहीं बनाए थे, चूंकि एक बड़े बाप की बेटी थी, उसको मजबूर किया कि वो अपना खाना खुद बनाए। कई बार हाथ पैर पूरा बॉडी जल जाता था, वो चावल गर्म पानी कभी गिर गया कभी कुछ, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि जी नहीं रही है, मरने की हर मुमकिन कोशिश कर रही कि आज मर जाए कल मर जाए। यही देखते देखते सबसे पहले उसकी बेटी मर गई और उसके कुछ दिनों बाद उसका दामाद भी मर गया। दोनों खत्म। 1266 आते आते दोनों खत्म, और दोनों के खत्म करने के बाद इसने नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम क्या रखा? बलबनी वंश। इससे तो अच्छा आदमी ब्याह ही ना करे। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों का समूह, यानी तुर्क के कुछ प्रमुख लोगों को लेकर एक संगठन बनाया जिसे 40 तुर्की सरदार समिति के नाम से जाना गया, संगठन कहा गया। गुप्तचर विभाग की स्थापना इसने किया। स्पाई मतलब जो एक जगह दूसरे जगह जाकर और गुप्त सूचनाएं लेके आते हूं। आज के डेट में स्पाई कहे जाते हैं, स्पाई कहते हैं ना, गुप्तचर, खुफिया विभाग जिसको कहा जाता है। सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज, इन दोनों का पुनर्गठन किया, जो पहले से थे उसको रीइनोवेट किया। सैन्य विभाग की भी स्थापना की और दीवाने अर्ज का वापस गठन किया। पैबोस तथा सिजदा प्रथा का प्रारंभ किया। यह सबसे खराब प्रथा थी उस समय, यानी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के आगे सर झुका के आए और जाए, गलत था, प्रथा गलत थी। बाद में अकबर ने इसे हटा दिया। अकबर नहीं, जहांगीर ने पहले हटवाया था। दरबार में ईरानी परंपरा का अनुपालन किया जाता था, मतलब ईरान में जैसे राजाओं के सामने डेरियस राजा जो था, उस समय ईरान में जो व्यवस्थाएं थी वैसे ही ऑफिस का गठन, दरबार का गठन इसने अपना बना के रखा था। बैठने का, लोगों से बातचीत करने का, आने और जाने का तरीका सब कुछ ईरानी परंपरा के अनुसार होता था। उसने अपने शासनकाल में एक ही युद्ध किया जो बंगाल के तुगरीन खाल के विरुद्ध था। उसके पहले कभी किसी ने पूरे साल में विद्रोह ही नहीं किया। बंगाल के तुगरील खान ने सबसे पहले विद्रोह किया और उससे भी बातचीत करके मसला हल हो गया, युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी। सेना लेके भले गए हुए थे लेकिन जाके बातचीत करके अपने मसले का हल कर लिया और युद्ध रुक गया। यहां से शुरू हो जाते हैं। दो अलाउ खिलजी दिख रहे हैं ना, अलाउद्दीन खिलजी। वो फिल्म वाला है, ये रियल वाला है, पहचान गए? आजकल फोटो लोग बच्चे वो उसको नहीं जान रहे कि ये कौन था, लोग उसी को जान रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी मतलब ये 1296 से लेकर 1316 तक इन्होंने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक नहीं थे, इसके चाचा जी थे। नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। यहां साफ साफ लिखा हुआ है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। ये है जलालुद्दीन खिलजी, ये है अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने भी एक युद्ध को जीतने के बाद, मतलब मंगोलों के खिलाफ जो पहला आक्रमण हुआ था भारत में, उसके खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से लड़ने चले गए और वापस लौटने के बाद ये इनको बधाई देने पहुंचे। होता नहीं है कि भाई भतीजे ने कोई बड़ा काम किया है, चलो बधाई देने की बात करें। ये चाचा भी थे और यही ससुर भी थे। इनकी बेटी से इनका विवाह हो चुका था।
ये बधाई देने पहुंचे, बधाई देने के बाद जैसे होता नहीं, आपने बहुत ही शानदार काम किया, सारी दुनिया मंगोल से डरती थी और आप मंगोलों के बीच घुस गए, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा और ऐसा करके दोनों गले मिले। गले मिले तो गले 1 मिनट तक मिले। उस 1 मिनट में ये गर्दन पकड़ा, एक चाकू हाथ में लिया, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, 3 जगह चाकू मारा और कहा कि राजकाज आज से आपका समाप्त होता है, अब मेरा शासन शुरू होगा। ऐसा मिलन भी करने की जरूरत नहीं है, आज से गले मिलना बंद। जलालुद्दीन खिलजी किसी को अप्रिशिएट करने गए और खत्म हो गए। उनके सेनाएं भी थी, प्रमुख लोग भी थे, सामने सामने मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ? हाँ, शादी कर चुका था वो। ये फिल्म में दिखाता है कि उसके बाद शादी हुई थी, फिल्म वाला मत देखिए। नहीं नहीं, शादी हो चुकी थी, निकाह हो चुका था, विदाई नहीं थी, बस इतना ही फर्क था। निकाह इसका हो चुका था, वो लड़की अपने पापा के यहाँ ही रहती थी। वही बधाई देने आए कि मेरे दामाद ने क्या शानदार काम किया है, मंगोलों से युद्ध किया, कहा कि बहुत दिन आप राजा रह लिए, अब रहने दीजिए। उसके पास एक शानदार ताज भी था। सीमाओं के विस्तार की नीति का समर्थक था अलाउद्दीन खिलजी। सीमा विस्तार मतलब अपने क्षेत्र को फैलाने का, अलग अलग राज्यों पर युद्ध करना, उसे जीतना और अपनी सेना में मिला लेना, यह प्रमुख काम था। खलीफा से शासन की वैधानिक स्वीकृति इसने भी प्राप्त किया। ये भी पहुंच गए बगदाद, वहां के खलीफा से मिले, यहाँ के सारे हालात को बताया और स्वीकृति प्राप्त की कि मैं वहां का राजा रहना चाहता हूं। कारण क्योंकि बता ही रहे कि 3 महादेशों पर कहीं ना कहीं तुर्क सत्ता स्थापित था। किसी देश में कौन राजा रहेगा, अगर मुस्लिम शासक है तो निर्धारण वहीं से होता था। तो स्वीकृति मिलने का मतलब मैं चाहूंगा तभी तुम राजा रह सकते हो, वरना वहां की जनता विद्रोह कर देगी और तुम्हें राजा के पद से हटा सकती है। तो वो लोग खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करते थे। इसने कौन सी उपाधि धारण की? यास्मीन उल खिलाफत नासरी अमीरुल मोमिनीन। ये छोटी सी उपाधि है, इसको नाम याद रखिएगा। किसका उपाधि है? अलाउद्दीन खिलजी का। यास्मीन उल खिलाफत नासरी अमीरुल मोमिनीन, याद रहेगी। बस देखिएगा कि जिसका सबसे लंबा उपाधि है वही अलाउद्दीन खिलजी हो सकता है। ये पूछा जाता है यूपीएससी में, मैचिंग करने को दे देता है कि किसको क्या उपाधि दी गई थी, खतरनाक क्वेश्चन बनाने के लिए। सैनिकों को नकद वेतन देने का प्रारंभ किसने किया था? रेगुलर मतलब कहते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आया हुआ क्वेश्चन, बार बार। इसको कहा जा सकता है कि उसके पहले सैनिकों को नकद वेतन नहीं दिया जाता था, युद्ध में से जो माल लूटे जाते उसका कुछ हिस्सा देके शांत कर दिया जाता था, रेगुलर इनकम नहीं था उनका। तो सैनिकों को इसने नगद वेतन देने का प्रावधान किया, जो आज भी मिलता है। हर डिफेंस और पुलिस वालों के खाते में 1 तारीख को पैसे आ जाते हैं, इसी समय से चल रहा है वो। सैनिकों का वेतन 238 टका निर्धारित किया तथा घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा भी प्रारंभ की। घोड़ों पर दाग यानी पहचान के लिए दाग लगाए जाते थे, मोहर लगाए जाते। वो प्रथा का प्रारंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। उससे पहले घोड़े पर दाग नहीं लगाए जाते थे, घोड़े की पहचान नहीं की जा सकती कि किस राजशाही शासन का ये घोड़ा रहे। डाक व्यवस्था का सुदृढ़ किया। डाक व्यवस्था उससे पहले थी, लेकिन उसको और ज्यादा री इनोवेट करके जन जन तक पहुंचाने का काम किया। डाक व्यवस्था की शुरुआत किया। अलाउद्दीन का साम्राज्य पश्चिमोत्तर भाग में सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में मदुरई तक और पूरब में वाराणसी से लेकर अवध से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। मतलब ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान पर एक समय में इसका पूरा कब्जा था। प्राकृतिक विपदा से बचने के लिए शासकीय अन्न भंडार की व्यवस्था भी की। अकाल या बाढ़ के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज देने का प्रावधान किया गया था। 1 मन में कितना किलो? 40। हर परिवार को आधा मन अनाज देता था ताकि तुम अपना खर्चा चलाते रहो। कब? जब बाढ़ या सूखा आ जाती थी तब। तो एक तरीके से सोसाइटी के लिए काम करने वाला भी था और दूसरी तरफ से पर्सनली उसके रिश्ते किसी से बहुत अच्छे नहीं रहे। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक है, यह वर्तमान में भी आ चुका है। वर्तमानी तुगलक का नाम क्या है? आजकल एक नया तुगलक जनरेट हो गया है बिहार में, देखे नहीं है उसको?
कहिएगा मत किसी से, उसका नाम पाठक जी है। हाँ, नया हर रोज इसका कोई ना कोई तुगलकी फरमान जारी होता है, बिना सिचुएशन जाने डिसीजन, रोज कुछ ना कुछ नया। और ये आपका नहीं, कोचिंग बंद करना दूसरी बात है, इसको इसको लग रहा है कि हम कोई व्यवस्था को एक दिन में सुधार सकते हैं, हम आज जो चाहे वो कर सकते हैं। पता है क्या है, बहुत अच्छी कहावत है, लोगों ने कहा है, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, कि कोई भी दिया बहुत ज्यादा फरफराती है, इसका मतलब वो बुझने वाली है। रिटायरमेंट है बेचारे की, और रिटायरमेंट के पहले चाह रहा है कि हर काम में जो पहला नाम जीके जीएस की तरह रटा जाए वो मेरा। बिहार में सबसे पहले ये काम किसने किया? के पाठक। ये नाम याद कराने के लिए वो 3 महीने में इतना उथल पुथल करेगा कि सब कुछ तबाह करके जाएगा, और उसके हर डिसीजन पर जो लिख के आ रहा है, पेपर वगैरह में छाप रहे हो, कहते तुगलकी फरमान। मोहम्मद बिन तुगलक का भी यही हाल था। आगे उसी के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे। काफी है इतना समझने के लिए आज। मेडाइवल हिस्ट्री सुन लीजिएगा तो मेरे ख्याल से आपका काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा वापस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है? क्या कुछ बोल रहे थे? चलो।